हेलो एंड वेलकम बैक टू स्किल फॉर यूपीएससी। आज हमारा जो लेक्चर्स है वो अराउंड टॉपर्स कॉपी रिवॉल्व होगा। ओके, ये लेक्चर देखने से पहले कुछ ज़रूरी है, वो है 1, आपने थ्योरी लेक्चर देख लिया हो। 2, आपने 12 PYQs कर लिया। ओके, डायरेक्टली टॉपर्स कॉपी पे जंप करने का कोई मतलब नहीं बनेगा जब तक आपका चैप्टर पूरे से रेडी ना हो। तभी आप समझ पाओगे कि हम कैसे लिख रहे हैं और टॉपर्स ने कैसे लिखा है या टॉपर्स कैसे कनेक्ट कर रहे हैं टॉपिक को। ठीक है, सो ये सब हो जाने पे आपका जो ECEES MBA है वो एकदम इंटरनलाइज हो चुका होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आपको बता दिया ये क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये है स्पेशल प्रोसेस, ये है सोशल मीडिएशन, वैसे ये है एजेंसी, ये है जेंडर एंट्री। ओके, ऐसे पॉइंट्स क्लियर होंगे ना दिमाग में, तो यही है आपका पूरा चैप्टर। ये छोड़ के और कुछ नहीं है। ठीक, मतलब सोशियोलॉजी के लिए नहीं, बट एटलीस्ट यूपीएससी के लिए। ओके, तो ये पॉइंट आपके इंटरनलाइज हो गए, मतलब चैप्टर आपके इंटरनलाइज है। सो आप अब रेडी हो टॉपर्स कॉपी देखने के लिए। सो शुरू करते हैं 1 by 1 के टॉपर्स कैसे आंसर लिख रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है फेमिनाइजेशन ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर में वुमेन्स का पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, ये कहा गया है। ओके, तो इस पे हमें नोट लिखना है सोशियोलॉजिकल लैंग्वेज में। टॉपर ने क्या किया, बहुत सारे टॉपर का आप देखोगे कि इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, ये वाला फॉर्मेट फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक, बट कुछ टॉपर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि इससे आंसर मिलेगा उससे नहीं मिलेगा। ये सब जो टेक्निकलिटी होती है ना, या पॉइंट में लिखो या फिर पैराग्राफ में लिखो, ये सब ज़रूरी नहीं है। जो आपको कंफर्टेबल लगे वही, बट आप एनालिटिकली लिखो, डिस्क्रिप्टिवली मत लिखो, इतना ही डिमांड है। ओके, सो इन्होंने कैसे लिखा देखते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर इज कैरेक्टराइज बाय 1 पॉइंट दिया, मतलब इनफॉर्मल सेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे। फर्स्ट पॉइंट जॉब सिक्योरिटी, सेकंड पॉइंट एब्सेंस ऑफ ट्रेड यूनियन, ठीक है, यूनियन नहीं होता। थर्ड पॉइंट लो वेजेस, ओके फाइन, लार्जर वर्किंग आवर्स, ठीक, 8 आवर की शिफ्ट नहीं होती। एंड फिफ्थ पेंशन एंड सोशल सिक्योरिटी नहीं होती। ठीक है, पैराग्राफ खत्म। तो उन्होंने इनफॉर्मल सेक्टर को फर्स्ट पैराग्राफ में बता दिया। ओके, और सिंस पैट्रियार्की, मतलब अब सेकंड पैराग्राफ में वो फेमिनाइजेशन कैसे होता है इनफॉर्मल सेक्टर का, कोर डिमांड जो है वो बता रहे हैं। ठीक है, फाइन। सो फर्स्ट पॉइंट फेमिनाइजेशन क्यों होता है, तो उन्होंने बताया पैट्रियार्की। ठीक है, पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर लीड्स टू जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर। डर्किम का कंसेप्ट यूज किया, बट डर्किम का नाम नहीं लिया है। ओके, इट इज आर्ग्यूड दैट द वुमेन आर फोर्स्ड टू टेक अप इनफॉर्मल जॉब्स पार्शियली बिकॉज दे आर सीन एज वीकर सेक्स, लिखा होगा वीकर सेक्सेस। तो ठीक, सेकेंड पॉइंट वीकर सेक्स कंसिडर, ये किया। सेकेंड बताया कि फेमिनाइजेशन क्यों हो रहा है। थर्ड पॉइंट अनइक्वल सिटीजनशिप, ओके फाइन। लो पेइंग, मतलब चीप जॉब, चीप वर्कर। फोर्थ पॉइंट होम बेस एंड अलाउ देम टू वर्क डिस्पाइट डोमेस्टिक, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट बताया कि डोमेस्टिकेशन होता है ऑफ वुमन है, फिर भी उन्हें फॉर्मल में नहीं इनफॉर्मल में ही फिर जगह मिलती है। ओके, दे ऑल्सो कंपनसेट फॉर देयर लैक ऑफ स्किल्स। सिक्स पॉइंट उन्होंने बताया कि स्किल्स नहीं होती, इसलिए फॉर्मल जॉब ज्वाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो उन्होंने जो कोर हमारा डिमांड था उसके 6 पॉइंट्स दिए हैं पैराग्राफ में, 1 by 1 बता देंगे। ठीक है, ठीक है, पहले पूरा क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद तो क्वेश्चन खत्म होना चाहिए। फिर आगे क्या लिखा उन्होंने, ओके, उन्होंने आगे एग्जांपल्स दिए, क्योंकि ऊपर कहीं पे भी एग्जांपल्स नहीं है ना। फर्स्ट उन्होंने डिवाइड कर दिया रूरल एंड अर्बन में। रूरल के एग्जांपल एग्रीकल्चर, फेमिनाइजेशन सबको बताया, और अर्बन में कहाँ होता है, तो होम बेस वर्क या फिर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, एग्जांपल्स अलग 2 पैराग्राफ में दिए हैं, और उसके बाद कंक्लूड करते हुए इनफॉर्मल सेक्टर जॉब टेक्स अ फॉल्स ऑन वुमेन। सो यहाँ पे इश्यूज दे दिए। ओके, इश्यूज खुद से नहीं दिए, एक थिंकर का नाम यूज कर लिया। जैसे हमने डेविड, देखो जनरली कंक्लूजन में थिंकर्स यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि थिंकर का यूज, कंक्लूजन क्या होता है, पूरा समराइज किया या हमने ऊपर क्या लिखा उसके लिए होता है ना। तो थिंकर का लिखा तो एक डायरेक्शन में चला जाता है कंक्लूजन, बट हमने सोशल मूवमेंट में यूज किया था डेविड एबरले को। क्यों? क्योंकि डेविड एबरले पूरे मूवमेंट का नेचर बता रहे थे।
ओके, रिफॉर्मेटिव है या फिर रिवॉल्यूशनरी है, वे देखे थे ना डेविड आबरले का। वैसे ही इन्होंने क्या किया, जो एक जनरल इशू बता दिया और वहाँ पे एक थिंकर को यूज़ कर लिया। ओके तो ठीक है, ऊपर का समराइज या थिंकर का एक नया पर्सपेक्टिव नहीं दिया है, ये ऊपर जो भी हो रहा है उसकी वजह से इशू क्या है वो बता देगा। ठीक, तो अच्छा लिखे आंसर, मतलब टॉपर तो इसलिए है, अच्छा आंसर लिखे। ओके अब आप क्या करोगे, ये कॉपी में आपको दूंगा, अगर आपको कुछ ब्राउनी पॉइंट्स लगते हैं तो ले लो, जैसे ये नीचे का हमने देखा था ना, जो इशू का ब्राउनी पॉइंट था वो ले लो। बट मैं नहीं, मतलब जनरली मैं नहीं लेता, क्यों? क्योंकि हमारा जो ECEES ये फ्रेमवर्क है वो इनफ है। इनफ क्यों? क्योंकि ये जो टॉपर्स के जितने भी आंसर होते हैं वो बहुत बार लिख के देख चुके हैं, और इस मतलब विदाउट एनी एडिशन फ्रॉम टॉपर्स कॉपी इसी फ्रेमवर्क का आपको मार्क्स आ जाएंगे, मतलब अच्छे मार्क्स आते हैं, उससे ज़्यादा मार्क्स नहीं आ सकते। ठीक है, अगर टॉपर्स का आप एक्सट्रैक्शन करके लिखोगे फिर भी नहीं आएंगे, बट फिर भी आप एक 1 पेजर बनाना चाहते हो एक्स्ट्रा, कि वर्क एंड कल्चर का 1 पेजर बना लिया और टॉपर से जो जो मिलता है वो लिख लिया, फाइन। ठीक है, क्योंकि हमारा वही है ना 0.5 या 1 मार्क इंक्रीज कर रहा। ठीक, तो इनका फॉर्मेट तो एकदम सिंपल सा लगा हमें, कि पहले इनफॉर्मल सेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर जो मेन कोर डिमांड उन्होंने एक पेज में लिख दी कि फेमिनाइजेशन से कैसे होता है, और फिर एग्जांपल्स दे रहे हैं, और एग्जांपल के बाद इशू बता दिया। ठीक है, बट इन्होंने वे फॉरवर्ड नहीं लिखा है कहीं भी, इश्यूज पे छोड़ दिया है उन्होंने, वे फॉरवर्ड नहीं लिखा। और दूसरा इन्होंने सोशियोलॉजी तो यूज़ की, यहाँ पे देखें जैसे आप यहाँ ने एक भी थिंकर यूज़ नहीं किया है यहाँ पे। ओके, लास्ट में इशू में एक थिंकर यूज़ किया है, बट सोशियोलॉजिकल टर्म यूज़ किया है, जैसे डिवीजन ऑफ लेबर यूज़ किया, चीप लेबर यूज़ किया, इकोनॉमिक कंसेप्ट, ठीक, या वुमेंस डोमेस्टिकेशन वो यूज़ किया, सोशल मीडिएशन का पॉइंट। तो सोशियोलॉजी लिखा है बट डायरेक्टली थिंकर्स यूज़ नहीं किए, क्योंकि इस चैप्टर में नहीं होते थिंकर्स वैसे जनरली, इसलिए भी हमने जैसे पिछले चैप्टर के इस चैप्टर में 2-3 थिंकर्स ही यूज़ किया है पूरे फ्रेमवर्क में। ओके, तो ठीक है, ये सब ठीक है। अब अगर हम 10 पॉइंट फ्रेमवर्क से यही क्वेश्चन लिखें तो कैसे लिखेंगे? तो ये क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा दिखेगा, जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं वैसे ही किया। तो इंट्रोडक्शन में ही हमने बता दिया कि इनफॉर्मल सेक्टर और फेमिनाइजेशन है, ये कैसे बताया, ILO का डेटा देके। ओके, दोनों पॉइंट जो हम कर रहे थे, इनफॉर्मल सेक्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स और फेमिनाइजेशन दोनों बता दो, और अगर चाहिए तो थोड़ा समराइज कर दो। ठीक, मतलब हम आगे क्या लिखने हैं वो थोड़ा समराइज कर दो जो हम कर रहे थे। यहाँ पे ट्रायंगल बन सकता है, इनफॉर्मल, इनसिक्योर एंड अनरेगुलेटेड फॉर्म ऑफ वर्क, फेमिनाइजेशन का। ठीक है, ये पूरा आपको मिलेगा, अभी ये मत करो, लिखने का ट्राई मत करो। देखो, उन्होंने जेंडर का लिखा था, पेट्रियार्की की वजह से होता है, फर्स्ट पॉइंट ही लिखा था उन्होंने वो, और हमारा भी फर्स्ट पॉइंट वही है कि जेंडर एंट्री। कैपिटलिज्म क्या करता है, पेट्रियार्की को विदाउट डिसमेंटल करके वुमन को एब्जॉर्ब कर लिया, इसके वजह से फेमिनाइजेशन ऑफ इनफॉर्मल वर्क हुआ। उन्होंने जो वही, अगर डेटा चाहिए तो लिख दो, यहाँ पे एक थिंकर भी हमने डाल दिया, सिल्विया वाल्वी, उन्होंने डर्किम डाला था, डिवीजन ऑफ लेबर। ओके, वैसे ही अब सेकेंड पॉइंट अगर देखा, मतलब एक बार वही देख लेते हैं। ठीक है, पेट्रियार्की पॉइंट हमारा है और अच्छे से लिखा है हमने, उन्होंने डर्किम यूज़ किया, हमने सिल्विया वाल्वी यूज़ किया। अनइक्वल सिटीजनशिप, बस इतना ही पॉइंट रख के छोड़ दिया हमने, इसको एनालिटिकली लेके हम पैसिव सिटीजनशिप पे गए थे ना, पैसिव अर्बन सिटीजनशिप होती है। ठीक, यहाँ पे हम माइग्रेशन यूज़ किया कि माइग्रेंट वुमन पे कैसे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, वैसे ही जो लो पेइंग जॉब, चीप एंड फ्लेक्सिबल, यहाँ पे हमारा ट्रायंगल बन जाएगा इकोनॉमिक लॉजिक में, कि चीप या फिर फ्लेक्सिबल या कॉन्ट्रैक्टलेस। ओके, ये पॉइंट भी कवर हो गया हमारा। और उसके बाद जो सोशल मीडिएशन था, वहाँ पे हम दलित का ये कर सकते हैं, यहाँ में इन्होंने मतलब पूरा वुमन का लेके डोमेस्टिकेशन बताया, हम बताए दलित वुमन इनफॉर्मल सेक्टर में ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि कास्ट, क्लास एंड जेंडर इंटरसेक्शन होता है। ठीक, तो हमारे पॉइंट भी मतलब काफ़ी एनालिटिकल है, ऐसा नहीं कुछ भी गड़बड़ है। ठीक, और देखो हमारा जो ये फ्रेमवर्क है ना, थोड़ा मॉडर्न मेथड लग सकता है पढ़ने का, बट इसका जो ट्रेडिशनली लिखते हैं ना लोग, मतलब ट्रेडिशनली जो लिखना चाहिए वही सब है, बट हम नॉलेज को थोड़ा अच्छे से ऑर्गेनाइज किए हैं और उसे रिप्रेजेंट करने का हमारा तरीका थोड़ा अलग है।
ठीक है, नहीं तो यही सब तो पॉइंट है। उल्टा हमारे पास 9 पॉइंट्स है तो थोड़े एक्स्ट्रा ही पॉइंट है, क्योंकि इन्होंने एजेंसी का कहीं पे भी नहीं लिखा। वुमेन एजेंसी का तो लिखना चाहिए ना, वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। या वुमेन के पास वॉइस नहीं होती, वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। माइग्रेंट का पॉइंट इन्होंने बस सिटीजनशिप का बताया, पैसिव सिटीजनशिप। हम अच्छे से जैन ब्रेमन का ये करके वो कर सकते हैं। और ये जो एग्जाम्पल है वो अलग से नहीं दिखाया हमने, हर एक पॉइंट पे हम एग्जाम्पल लिखते जाएंगे। जैसे आइले कॉरेटा, फेमिनाइजेशन ऑफ वुमन, एग्रीकल्चर वुमन, वो कहाँ लिख देंगे, जेंडर आइडेंटिटी में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, दोनों आंसर, इतना कुछ दिक्कत नहीं है, हमारा थोड़ा 1-2 स्टेप आगे ही है। ओके, 1 बाय 1 पॉइंट बताते जाएंगे। देखो अब क्या लिखा है हर एक पॉइंट में वो बताते रहा तो हमारा मिस हो जाएगा। अभी हमारा बस यही है हमें कि टॉपर्स कॉपी कुछ अलग तो नहीं है, बहुत ही अलग, मतलब ओवरवेलमिंग, वही देखना है। ऐसा नहीं कि आंसर देखना है, आंसर मैं दे दूंगा, नॉर्मल से आंसर है। ओके, तो ये भी आंसर हमने अच्छे से लिखा है। वीना दास का पॉइंट भी, मार्जिनल स्टेट, सेवा का एक्सपीरियंस। ओके, और उसके बाद कंक्लूजन में वे फॉरवर्ड करके लिखना है हमें, वो जो टॉपर्स कॉपी में मिस हो गया था। ओके, एड्रेसिंग दिस रिक्वायर्स एक्सटेंडिंग सोशल सिक्योरिटी टू इनफॉर्मल वर्कर या रिकॉग्नाइजिंग केयर वर्क। यहाँ पे आप 7.5% दे सकते हो कि जीडीपी लॉस, ठीक, रेगुलेटिंग सप्लाई चेन एंड चैलेंजिंग पेट्रियार्कल एंड कास्ट बेस्ड लेबर सेगमेंटेशन। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि ई श्रम का डेटा जो हम हमेशा लिखते हैं, ठीक है, या कोऑपरेटिव, ऐसे जिलिंग कोऑपरेटिव्स। बहुत कंटेक्स्ट है हमारे पास, कमी नहीं है कंटेक्स्ट है, ठीक है। बट वे फॉरवर्ड में ये हमारा कंक्लूजन अच्छा है, टॉपर से, बस इशू में नहीं छोड़ना है। ओके, सो फर्स्ट आंसर ओके। ये टॉपर्स मतलब टॉपिक वाइज मैं देता रहूँगा टॉपर्स आंसर, क्योंकि टॉपर्स कॉपी आप पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन करने चले गए तो दिक्कत हो जाता है। अभी जस्ट आपने टॉपिक पढ़ा है ना, तो आप अच्छे से देख पाओगे कि टॉपर्स ने कुछ अलग नहीं लिखा है, वही सब है, उल्टा हमारा थोड़ा ठीक ही है टॉपर से। ओके, वैसे एक पॉइंट समझने की यहाँ पे ज़रूरत है, टॉपर्स कॉपी कभी भी देखो आपको ओवरवेलमिंग नहीं लगेगी। कुछ लोग होते हैं जैसे अपने अनिमेश दाते 2023 के टॉपर है AIR 2, उनका अगर आपने GS 3 का या फिर GS 2 का कॉपी देखा तो सच में ओवरवेलमिंग है। उन्होंने इतने पॉइंट्स लिखे ना, एक एक छोटा छोटा करके, कि तब लगता है कि 7 मिनट्स में क्या होता है। अगर आपको देखो सिंपल सा फंडा है, 7 मिनट्स या 15 मिनट्स में 19 क्वेश्चन लिखने हैं कंसिस्टेंटली। ओके, कहीं पे भी ये देखो, ये क्वेश्चन कितना ये था, मतलब ज़्यादा कुछ ये नहीं किया था, फ्रेमवर्क भी इंटीग्रेटेड है, वो कुछ नहीं था। पहले कैरेक्टरिस्टिक इनफॉर्मल वर्कर के, फिर A1 पेजेस में डिमांड फेमिनाइजेशन कैसे हो रहा है, फिर एग्जांपल ले लिया। ओके, हमारा क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा है और इजी है लिखना फ्रेमवर्क से, हमने जो लिखा था, ठीक है। अगर आप ये सब 19 क्वेश्चन में कंसिस्टेंटली कर दिए तो हो जाएगा, और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा यूपीएससी प्रिपरेशन में रील से वो देख के स्पिरिचुअलिटी या फिर नॉन मटेरियलिस्टिक नेचर के आपको आपका स्ट्रांग रहना है, अवेयर रहना है, ये सब मत डालो। आपको बस यही करना है, इतना ही कर दो, 7 मिनट में 15 मिनट में क्वेश्चन लिख दो और आपका हो गया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सोशल कंपोजिशन एंड पॉलिसीज ऑफ इनफॉर्मल वर्क सेक्टर। ठीक है, देखते ही हमें पता चल रहा है कि 2 इसमें पूछा गया, हमें 2 क्वेश्चन है एक में। एक तो हमें पूछा है सोशल कंपोजिशन मतलब इनफॉर्मल सेक्टर में कौन होते हैं, कौन लोग हैं। 90% अगर इनफॉर्मल सेक्टर है तो ये कौन लोग हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर में है, ये एक पूछा गया है। सेकेंड पॉलिसीज पूछा गया है, ठीक, कि इनफॉर्मल सेक्टर के अराउंड गवर्नमेंट की पॉलिसी है। सिंपल क्वेश्चन है ये। देखो ऐसा क्वेश्चन आप यूपीएससी में कभी नहीं देखोगे, आजकल तो देखो ही नहीं। तो टेस्ट सीरीज है ना, इसका टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन जनरली ऐसे होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कितना आता है ये देखने के लिए नहीं होती है, बट आपके कंसेप्ट शार्प करने के लिए होता है। ओके, इसलिए कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आराम से देते हैं, मतलब आसान, जो सीधा लिख दें, और कुछ क्वेश्चन होते हैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड देते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अगर ऐसा मतलब थोड़ा क्वेश्चन को अरेंज करने के कि कैसे आंसर करें कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन के, ठीक है। ऐसे दोनों टाइप के नहीं, बीच वाले क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में,
तो अगर टफ क्वेश्चन मिला या इजी भी मिला तो कुछ नहीं सोचना है कि यूपीएससी में, बस हमें बस देखना है कि टॉपर्स कॉपी में कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है क्या, कुछ एक्स्ट्रा डायग्राम ये वो, या हमारे जो पॉइंट्स है वो कहीं मिस तो नहीं हो रहे, सही है ना, वही सब। ठीक है, सो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो सोशल कंपोजिशन पूछा गया एंड पॉलिसी लेबर सेक्टर। तो इन्होंने क्या किया, इनफॉर्मल सेक्टर कंप्राइजेस कॉन्ट्रैक्ट बेस, सो कैरेक्टरिस्टिक दे दी। सब देखो टॉपर वही कर रहे हैं, आइडेंटिटी कार्ड ही लिख रहे हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक दे दी। उसके बाद एक एग्जांपल दे दिया इंडियन वुमन का, जो बेंगल्स बनते हैं वहाँ पे, और कहा दिया कि जॉब सिक्योरिटी है वो नहीं होती। थोड़ा सा और है कि फेमिनाइजेशन लो हमें यहाँ पे पूछा नहीं है, जस्ट सोशल कंपोजिशन एंड पॉलिसी पूछे इनफॉर्मल सेक्टर की। तो इनफॉर्मल सेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स बताने के बाद एक एग्जांपल देके कि कैसे इनफॉर्मल सेक्टर में इनसिक्योरिटी नहीं होती, वो भी वुमेन का एग्जांपल फेमिनिस्ट व्यू यूज़ करके। तो थोड़ा सा और है, इतना अच्छे से सफाइस नहीं कर रहा हमारा। ठीक है, जो आइडेंटिटी कार्ड है। नेक्स्ट क्या किया उन्होंने, इनफॉर्मल सेक्टर ऑल्सो कंप्राइजेस। ओके, यहाँ पे उन्होंने ठीक उन्होंने क्या किया कि यही से शुरुआत कर दी। देखो ऊपर जैसा था ना कि इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन में नहीं लिखा था, ये भी वैसे नहीं लिखा है। ओके, बट वही है एग्जामिनर को, या आप भी तब जब देख रहे हो, देखो अगर टॉपर्स कॉपी देखते हैं तो कैसे देखें, माइंड एंड ब्रेन एकदम ओपन रखो, दिमाग लगा के अगर आप करोगे एकदम शांत रह के तो सब हो जाएगा, कोई फिर किसी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप ही देखो कि अगर आप एग्जामिनर हो तो मार्क्स देने को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि इंट्रोडक्शन में ही ये बता दिया कैरेक्टरिस्टिक्स, और फिर ये कंपोजिशन बताना शुरू कर दिया क्योंकि यहाँ पे वुमेन का बताया। नेक्स्ट डे को कंपोजिशन में सेल्फ एम्प्लॉयड ये वो बता दिया क्या क्या कंपोजिशन होता है, फार्मर बता दिया, स्ट्रीट वेंडर्स बता दिया। ठीक है, सो वुमेन फर्स्ट, सेकंड सेल्फ एम्प्लॉयड, थर्ड फार्मर, फोर्थ स्ट्रीट वेंडर्स। ओके, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा और फिर बता दिया कि एम्प्लॉयमेंट कितना है, जनरली अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड। ठीक है, मतलब यहाँ तक वो यही बता रहे हैं कि क्या क्या कंपोजिशन होता है। और देखो पॉलिसीज़ फॉर इनफॉर्मल सेक्टर, यहाँ से शुरू कर दिया उन्होंने पॉलिसीज़ बताना, मतलब सेकंड पार्ट। ठीक है, फिर कुछ पॉलिसी, स्किलिंग पॉलिसी या फिर क्रेडिट का होगा, जैसे ये देखो लिख दिया मुद्रा लोन। ओके, और उसके बाद कंक्लूड कर दिया कि हाउ एवर वी नीड वे फॉरवर्ड है। ठीक है, तो अच्छा लिखा है, मतलब 7 मिनट में आंसर अच्छा ही है, बट क्लियर कट ये नहीं है। अगर मार्क्स देने एग्जामिनर का तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि कहाँ कौन से मार्क्स दें। ओके, बट हैंड राइटिंग है वो देखो, और लोग बोलते हैं कि हैंड राइटिंग से मार्क नहीं मिलते, आपकी हैंड राइटिंग थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि बस पढ़ना आना चाहिए, बट एक देख के ना लगना चाहिए कि पेपर पढ़ूँ मैं, ऐसा लगना चाहिए। तो थोड़ा सा ट्राई करो हैंड राइटिंग बेटर करने का, और हैंड राइटिंग बेटर हो जाती है। आप अगर अभी 30-40% पे हो तो ये 60-70% ले जाना मुश्किल नहीं है, कम टाइम में हो जाएगा। पहले से 60-70 है और 80-90 ले जाना फिर वो बहुत हार्ड वर्क है, बट थोड़ा सा हैंड राइटिंग आपको हो सकता है। देखो कितना क्लीन लग रहा है कॉपी एकदम। ओके, क्लीन कॉपी को मार्क्स मिलते हैं। आप टॉपर्स कॉपी भी देखो, बहुत सारी रेयरली होता है, बट एक्सेप्शन को पकड़ के नहीं प्रिपरेशन करनी होती, बहुत सारी कॉपी ऐसे ही खुली खुली दिखती है, तो ठीक है लिखा हुआ पॉइंट। ठीक है, बट वही है अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं है कि इंट्रो में ही उन्होंने लिख दिया, स्टार्टिंग कर दिया कि कंपोजिशन क्या है, जो 4-5 कंपोजिशन दिए वो भी इतने ये नहीं, मतलब एक दूसरे से ओवरलैप। जैसे फार्मर में तो नॉन स्किल और अनस्किल दोनों ओवरलैप करेंगे, फार्मर में वुमेन भी ओवरलैप करेंगे, राइट। स्ट्रीट वेंडर्स ठीक है, और उसके बाद वे फॉरवर्ड भी ठीक है, बट ग्राउंडेड नहीं किया है। बस रिकॉग्नाइज, नीड टू रिकॉग्नाइज केयर वर्क, ये वही है, कुछ ग्राउंडेड नहीं कि एग्जैक्ट हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, जो पॉलिसीज़ है उसमें भी 1-2 पॉलिसी है, बट वो भी थोड़ा सा यही है कि स्किल, क्रेडिट, यही सब है। सोशियोलॉजी भी कम दिख रही है इस आंसर में। ये सेम आंसर एक और टॉपर ने लिखा है, वो देखते क्या करते हैं। ओके,
सो इन्होंने भी इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन, जनरली हम देख रहे हैं कि 2021 से पहले जो भी टॉपर्स कॉपी अब देखते हैं वो इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन यूज़ नहीं कर रहे इतना, ओके, और उसके बाद के कंपलसरी यूज़ कर रहे हैं। ये एक डिफ्रेंसिएशन है 2021 का। सो सेम क्वेश्चन, इनफॉर्मल सेक्टर इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयड, 90% का डेटा पहले ही दे दिया जो हम नॉर्मली कर रहे हैं, ओके। द पॉपुलेशन ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर डज नॉट एन्जॉय बेनिफिट्स, ठीक, यहाँ पे थोड़ा इश्यूज बता दिया, या फिर हमारे ट्रायंगल्स बता दिए कि लो वेज होता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, या फ्लेक्सिबल ही हो, वेज हाइक, सैलरी, सोशल सिक्योरिटी वो नहीं होता, ठीक है। इनका देखो कितना अच्छा है, इन्होंने मतलब कितना अच्छा, मतलब पहले क्वेश्चन से यहाँ पे बस इनफॉर्मल सेक्टर और थोड़ा सा इश्यूज, मतलब इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में ही बताया सब कुछ, और सेकेंड पैराग्राफ में शुरू किया है सोशल कंपोजिशन, ठीक है। यहाँ पे क्लियर कट दिखा कि फर्स्ट, आगे भी उन्होंने वही किया होगा, इनफॉर्मल सेक्टर फेसेस लॉट्स ऑफ इश्यूज बताया, ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे पॉलिसीज बताए, ठीक है। तो देखो एकदम अच्छे से फ्लो इन्होंने भी मेंटेन किया, कैसे, पहले इनफॉर्मल सेक्टर बताया, उसके बाद कंपोजिशन बताया, कंपोजिशन के बाद उन्होंने बताया है थोड़ा सा इश्यूज, ओके, क्योंकि इश्यूज के बाद ही तो गवर्नमेंट पॉलिसी ज़्यादा लॉजिकल लग रहा है ना, ठीक है। बट यहाँ पे देखो, मतलब पूरा क्वेश्चन तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्या क्या लिखा है, चलो एक बार देख लेते हैं। सो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं इन्होंने क्या स्टेक होल्डर यूज़ किया है। सो कंपोजिशन में चिल्ड्रन यूज़ किया, वुमन यूज़ किया, ओके, चिल्ड्रन का एग्जाम्पल भी दे रहे हैं कि ग्राउंडेड करने के लिए, ठीक, अच्छी बात। फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये तो फिर वुमन ही बता दिया है। तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर, ओके, तो जो पिछले क्वेश्चन में लिखे थे ना कंपोजिशन, वो थोड़े से ज़्यादा ठीक थे कि उन्होंने स्किल्ड, अनस्किल्ड या फिर स्ट्रीट वेंडर्स वो सब बताए थे, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर अच्छा है, बट पीछे वाले का कंटेंट थोड़ा ज़्यादा ठीक लगा। तो देख रहे हो ना, ज़्यादा ओवरवेलमिंग है नहीं कुछ, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही आफलातून लिख दिया इन्होंने भी, ओके। गवर्नमेंट स्कीम में अटल पेंशन योजना, ओके, ठीक है। चाइल्ड लेबर एक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, ठीक। हाउएवर द इनफॉर्मल सेक्टर नीड टू बी, ओके, थोड़ा सा वे फॉरवर्ड दे दिया, बट ग्राउंडेड नहीं है ये, फिर भी वे फॉरवर्ड, ओके। आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो ECEES MBA है वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है कि क्या कर रहे हो, आपने ये चैप्टर कर लिया फिर इसको रख दो, आपका हो गया है काफ़ी हद तक, ठीक। बीच बीच में फ्रेमवर्क करते रहना, हो जाएगा काम, ठीक है। इनका थोड़ा देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन क्या लिखा है, इनफॉर्मल सेक्टर वॉज अ टर्म पॉपुलराइज, ओके। इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, ये टर्म किसने दिया है वो बताया, ठीक है, ILO ने दिया है। ये एक अच्छा पॉइंट है, इसको आप रख सकते हो कि ILO ने इनफॉर्मल सेक्टर ये पॉपुलराइज किया था टर्म, ओके। बाकी सेम कैरेक्टरिस्टिक, देखो तीनों इसमें यही किया है जो अभी तक हम कर रहे हैं। इनफॉर्मल सेक्टर पे है तो इनफॉर्मल सेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक, बट हम अपने इसमें क्या करेंगे, इसको भी लिंक कर देंगे, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा आइडेंटिटी कार्ड बना देंगे, ओके। तो जैन ब्रेमन नोट्स इनफॉर्मल सेक्टर, ओके। इनफॉर्मल सेक्टर की और एक डेफिनेशन दे दी, जैन ब्रेमन क्या कहते हैं, ठीक है, जिसकी ज़रूरत नहीं थी इतनी, ओके। यहाँ पे इन्होंने एक हाँ, इन्होंने यहीं से शुरुआत कर दी, कौन कौन होता है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, सेल्फ एम्प्लॉयड, जो फर्स्ट क्वेश्चन में भी था, स्मॉल एंड मार्जिनल बिजनेस, ओके, एग्रीकल्चर। कंपोजिशन की एक साथ लिस्ट दे दी है इन्होंने, ठीक, 1 by 1 एनालिटिकली नहीं किया है। सो उसके बाद द सोशल कंपोजिशन टिपिकली, ओके, फिर से वही लिस्ट ऊपर की ही, बट यहाँ पे वो थोड़ा सा बता रहे हैं इश्यूज़ के कि ट्रैप होते हैं, साइकिल ऑफ पॉवर्टी है वो, ओके, क्योंकि हमें एक मतलब कंपोजिशन का इशू बता रहे हैं वो, ठीक। इनफॉर्मल सेक्टर का इशू, जैसे सेकंड क्वेश्चन में बताया था कंपोजिशन के बाद इशू, इन्होंने इशू थोड़ा सा बढ़ा दिया है, ठीक है। और उसके बाद पॉलिसीज, ओके। थोड़ा पॉइंट फॉर्मेट में पॉलिसीज लिखे, देखो यहाँ पे पैराग्राफ कर दिया था पूरा, और इस पेज में पॉलिसीज लिखते हुए थोड़ा सा पॉइंट वाइज लिख दिया, ओके। कंक्लूजन नहीं लिखे, टाइम नहीं बचा होगा शायद, और होता है ऐसे, ओके, टॉपर के साथ भी होता है और हमारे साथ भी होगा, बट
एक बार ध्यान दे लो, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन ऑप्शनल में मिस नहीं होना चाहिए, ये गलती है बहुत बड़ी, ठीक है। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन मिस मत करो। अगर आपको लगे ही कि टाइम नहीं बच रहा तो हाफ पेज छोड़ दो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप पॉइंट्स लिखते लिखते गए बस लिख रहे हो, नहीं, आपका टाइम बचाना है तो हाफ पेज भी छोड़ दो, कोई बात नहीं, कंक्लूजन यही एंड करो, बट कंक्लूजन लिख के ही आओ। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन मिस नहीं करना है, नहीं तो आंसर आधा लगता है, क्योंकि आप हर एक क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन कंक्लूजन लिख रहे हो, किसी में नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर को लग जाता है कि आधा ही क्वेश्चन लिख के छोड़ दिया है। सो अगर यही क्वेश्चन हम लिखें तो कैसे लिखेंगे? द इनफॉर्मल सेक्टर इज नॉट अ होमोजीनियस कैटेगरी, हम स्टार्टिंग से ही कंपोजिशन कर दिए हैं, और बट अ सोशल स्ट्रक्चर, जेंडर, कास्ट, ठीक है। हम आगे जो जो लिखने वाले थे, जेंडर, क्लास, माइग्रेशन, सब ऐड कर दिया, ठीक है। देयरफॉर अंडरस्टैंडिंग इट्स सोशल इसेंशियल बिफोर फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज। अब आप ही देखो जो कौन सा आंसर अच्छा था, जो पिछले वाला था या हमारा था। और ये कंक्लूजन आप भी, मतलब इंट्रोडक्शन आप भी लिख लोगे आप 12 क्वेश्चन के बाद। ऐसी लैंग्वेज देखो, ये जो आंसर्स है ना वो ज़्यादा आपको समझाने के लिए, एग्जाम रेडी आंसर नहीं है, इसको आपको समझ में आएगा कि आपको क्या लिखना है उस पॉइंट में, ठीक है। मतलब इस तरीके से मैं आपको मॉडल आंसर दे रहा हूँ। तो सोशियोलॉजिकली ग्राउंडेड एनालिसिस रिवील दैट सर्टेन, देखो ये आगे का नहीं लिखना है आपको, ओके। बस इतना ही कि आपने दोनों बता दिया कंपोजिशन क्या क्या होता है, कि वेरियस हेट्रोजीनियस कंपोजिशन सब होते हैं, और इसमें इशू भी होते हैं, इसलिए हमें पॉलिसीज लगेंगे, ओके। फिर शुरू कर दिया हमने, अच्छे से हेडिंग दी, सोशल कंपोजिशन ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर, और लिखते चले गए। जेंडर, देखो हमारा जो फ्रेमवर्क है ECEESMV है, यही रहेगा, कुछ चेंज नहीं आएगा इसमें, ओके। बट हमने जो पहले किया था वही करना है। आपको कुछ पॉइंट ले लो जो सोशल कंपोजिशन में डाल लो, जैसे आपका जेंडर एंट्री सोशल में डाला, क्लास, इकोनॉमिक लॉजिक का पॉइंट कंपोजिशन में डाल दिया, ओके। नेक्स्ट सोशल मीडिएशन, मतलब सोशल ऑक्यूपेशनल हायरार्की होती है ना, वो पॉइंट डाल दिया, और माइग्रेंट वर्कर डाल दिया। तो हमने 4 कंपोजिशन अलग अलग दे दिया, ठीक है, ओवरलैपिंग भी नहीं है, ओके फाइन। उसके बाद जब आप एक मिनट पॉलिसीज पे आए, तो पॉलिसीज पे जो बचे हुए पॉइंट दे दिए। यहाँ पे हमने क्या दिया था, ये दिया था जेंडर एंट्री, सोशल वाला ECEE था ना, इकोनॉमिक वाला दे दिया, क्लास जो लोअर क्लास होता है वो होता है, फिर हमने सोशल मीडिएशन का दे दिया, जो दलित होते हैं वो होते हैं, और फिर स्पेशल दे दिया, जो माइग्रेंट होते हैं वो होते हैं। तो हमारे पॉइंट कौन से बचे, 1 2 3 4 5, तो वो यहाँ पे दे दो पॉलिसीज़ में, कि प्रीकैरिटी हटाने के लिए पॉलिसी है, या फिर एक्सक्लूजन हो जाए, लीगली विजिबल हो जाए इसलिए पॉलिसी है, ठीक है, या फिर जो स्टेट एक्सक्लूजन इंक्लूजन हो जाए उसके लिए पॉलिसी है, या यूनियन के लिए पॉलिसी है, ये यूनियन बना पाए, ठीक है। तो हमारा फ्रेमवर्क से ही आराम से हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि कैसे हो रहा है, ओके। सो फर्स्ट, एड्रेसिंग प्रीकैरिटी गिवन द डिग्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इनसिक्योरिटी, इनफॉर्मल वर्कर, पॉलिसी मस्ट प्रोवाइड विद यूनिवर्सल एक्सेस टू हेल्थ इंश्योरेंस, ओके। वही अगर मतलब यहाँ पे मैंने पॉइंट्स दिए, उसके आप स्कीम ये कर लो, हेल्थ यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस में आयुष्मान दे सकते हो। पीछे देखो किसी ने भी हेल्थ इंश्योरेंस में आयुष्मान नहीं लिखा था, बट ये आ गया क्यों, क्योंकि प्रीकैरिटी में हम इनसिक्योरिटी देख रहे हैं ना, तो हेल्थ, एजुकेशन, ये सब इनसिक्योरिटी आ जाएंगी। इनकम सपोर्ट, यहाँ पे आप कर्मयोगी मानधन योजना ये वो दे दो, ठीक है। डिलिंकिंग वेलफेयर फ्रॉम फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, लीगल रिकॉग्निशन, यहाँ पे एक्ट दे दो, रेगुलेटिंग कैपिटल एंड सप्लाई चेन, क्रेडिट, जैसे ऊपर मुद्रा ये वो दिया था ना, वही हम लिख रहे हैं, बट पॉइंट वाइज लिख रहे हैं हम, जिससे एग्जामिनर को आसानी मार्क्स दे रहे हैं, हाफ मार्क हाफ मार्क हाफ मार्क, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग स्टेट प्रेजेंस एट मार्जिन, यहाँ पे आप कोऑपरेटिव दे सकते हो या NGO दे सकते हो, क्योंकि ये डबल इंजन ग्रोथ करवाता है ना, वो एग्जांपल दे सकते हो। एनहांसिंग कलेक्टिव वॉइस एंड एजेंसी, ओके। यहाँ पे आप ये दे सकते हो यूनियनाइजेशन का, या आर्टिकल 19 का एग्जांपल लेना। 19 कौन सा है, 19(1)(a) तो है हमारा कुछ कहने का फ्रीडम। सेकंड है, अगर आप अच्छे से कह सकते हो तो
लोगों को बुला लो, वो सेकंड और थर्ड है, अगर लोग बहुत हो गए तो यूनियन बना लो। तो ये हो गया सी। तो आर्टिकल 19(1)(c) में जो यूनियनाइजेशन का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है वो दे दो यहाँ पे। देखो हमारे कितने अच्छे पॉइंट्स आ गए, ये पहले हम कहीं नहीं देखे, मतलब किसी भी आंसर में नहीं देखे थे। कौन सा ये आ पाए इसके वजह से, ठीक है। सो ये सब हो गया। फिर कंक्लूजन, वे फॉरवर्ड। द इनफॉर्मल से अभी तक कोई भी वे फॉरवर्ड बस 2 लोग दिए थे, बट जस्ट लाइन दिए थे कि स्ट्रक्चरल चेंजेस कराओ या फिर यूनिवर्सल इनकम दे दो, एक एक पॉइंट। बट अभी हमारे पास एग्जैक्ट इश्यूज हमें पॉइंट वाइज है ना, तो वहाँ से निकल के फ्रेमवर्क से अच्छे से आ जाता है। इनफॉर्मल सेक्टर्स सोशल कंपोजिशन शेप बाय जेंडर, ठीक है, वायलेट्स persistent reflect policy gap in regulation, welfare and labor. Effective policies must therefore be composition sensitive. Okay, combining universal social security, यहाँ पे ये दोगे मानधन, श्रम योगी मानधन, लीगल रिकॉग्निशन, जो हम यहाँ पे बोले ना लीगल रिकॉग्निशन, वही वाला चीज़। इनफॉर्मल सेक्टर को यहाँ पे आप सोशल सिक्योरिटी कोड डाल सकते हो 2020 में, ऐड कर लो, फिर वही कोई डिफरेंस नहीं, श्रम से डेटा बुला लो। ओके, टारगेटेड इंटरवेंशन फॉर सोशली मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। तो ठीक, आई होप आपका कॉन्फिडेंस हो रहा है बेटा, मतलब 3-4 क्वेश्चन हमने सेम पैटर्न में देख लिए, सबसे बेहतरीन है हमारा। ओके, देखो हमारा जो बेहतरीन है ना वो लिखना सीख लो 7 मिनट में और 15, अभी नहीं छोड़ा, प्रीलिम से पहले ज़रूरत नहीं है ये सब करने की, अभी बस फ्रेमवर्क का यूज़ और कैसे कंस्ट्रक्ट करना है आंसर वही सीखो, ठीक है। बट जनरली बता रहा हूँ ये 7-15 मिनट में लिखना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो नेक्स्ट, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इनफॉर्मल सेक्टर एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ओके, जैसे मैंने कहा था टेस्ट सीरीज़ के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके कंसेप्ट के लिए ही होते हैं, कभी कभी सही भी नहीं होते। जैसे ये क्वेश्चन देखो, इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में पूछा है, चलो ठीक है, एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अब इंडिया में जो कंडीशन है एम्प्लॉयमेंट की वो तो बहुत सारी है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, या इवन जो NGOs काम करते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट, ठीक है। तो गड़बड़ है थोड़ा, इस क्वेश्चन को हम ऐसे कंसिडर करेंगे कि इनफॉर्मल सेक्टर एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडियाज इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है। अब ठीक हो जाएगा, टॉपर्स ने भी एक्चुअली ऐसे ही क्वेश्चन लिखा है। ओके, सो देखते 1 बाय 1, जो हम आइडेंटिटी कार्ड बोल रहे थे टॉपर भी वही यूज़ करें। 90% ILO का डेटा दे दिया, इंडिया में कितना है इन दिस सेक्टर, और थोड़ा सा फिर कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिया। ओके, यहाँ पे हम ट्रायंगल बना देंगे, ठीक, क्योंकि कंडीशंस पूछा है ना, तो हम भी ऐसे ही करते हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर का इंट्रोडक्शन दे दिया, उसके बाद कंटेक्स्ट क्या है कंडीशन का वो लिंक कर दिया, और ट्रायंगल में लिख दिया कि जॉब सिक्योरिटी नहीं होता, सोशल सिक्योरिटी नहीं होता, ये वो। ओके, बट यहाँ पे देखो थोड़ा सा मतलब गड़बड़ है, क्योंकि इन्होंने लिखा है लिटिल जॉब सिक्योरिटी एंड नो सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। कुछ ज़्यादा यूनिक नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आपके पास फ्रेमवर्क नहीं होता, आपको पता है कि आइडेंटिटी कार्ड लिखना है, मतलब आपको समराइज करके लिखना है इंट्रोडक्शन को, बट अगर आपको पता ही नहीं आप आगे क्या क्या लिखने वाले हो, क्योंकि लिखते लिखते समझ में आता है ना, तब ऐसी गड़बड़ी होती है। और ऐसी गड़बड़ी ना हो इसलिए इंट्रोडक्शन यहाँ पे हम अच्छे से लिख सकते हैं, प्रीकैरिटी लिख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट लिख सकते हैं, सोशल सिक्योरिटी लिख सकते हैं, या फिर पैसिव सिटीजनशिप लिखते हैं माइग्रेशन से, या फिर नॉन यूनियनाइजेशन लिख सकते हैं, ठीक है, जो हमारा लास्ट कंसेप्ट है VA। एक बार फ्रेमवर्क फिर से लिख देता हूँ, ECEESSME है। ओके, तो फ्रेमवर्क नहीं था इसलिए ये गड़बड़ी हुई टॉपर से, बट ठीक है चलो। सो इनफॉर्मल सेक्टर्स कंस्टिट्यूट, देखो यहाँ पे पूरा डिमांड मिस हो गया, कंडीशन पूछा गया है, बट कंडीशन क्या क्या है, यही सब कंडीशन हमारी, बट इन्होंने कंपोजिशन लिख दिया, जो ऊपर के क्वेश्चन में दिखा ना कंपोजिशन, वैसा वाला उन्होंने कर दिया कि सेल्फ एम्प्लॉयड ये वो होते हैं, या फिर आगे जाके ये एग्रीकल्चर लेबर, या फिर ये देखो ये बिंदी वाला एग्जाम्पल वुमेन का जो था, पीस रेट बेस वर्क, या फिर सॉरी बीडीज वाला, वो ऊपर भी एक ने लिखा था, तो ऐसा हो सकता है कि सेम क्लास या सेम टीचर से बिलोंग करते हैं, इसलिए ऐसा आ गया। ओके,
एग्जाम्पल भी एकदम सेम ही आ गए। सो स्ट्रीट वेंडर देखो हर जगह बस कंपोजिशन ही लिख दिया है तो डिमांड पूरी ही मिस हो गई। और लास्ट कैसे किया, ये कंडीशन जो पूछा था एक्चुअल में वो इंट्रोडक्शन कर दिया, तो ये गड़बड़ है, क्वेश्चन डिमांड मिस हो गई। तो यहाँ से हमें पता चलता है, मतलब डेटा बेटा तो कुछ नहीं मिलेगा इस क्वेश्चन से, इतना अच्छा नहीं लिखा है, बट टॉपर्स भी गलतियाँ करते हैं। और ये जो हमने आंसर्स लिए हैं ना वो जनरल जुलाई और अगस्त के बीच में या इसके अराउंड ही लिया है, और आपकी तब मेंस हुआ करती थी सितंबर में। ओके, तो 1-2 मंथ में भी इम्प्रूव कर दिया डिमांड कैसे मैच करते ही हो। तो ऐसा नहीं होता कि टॉपर से वो पहले से परफेक्ट होता है, ये टाइम से ही प्रैक्टिस कर करके ही परफेक्शन आता है। और जो प्रीलिम्स और मेंस का गैप है वहाँ पे आप डिमांड सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट यही है कि आपका स्टैटिक पे होल्ड होना चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो ठीक है, इससे यही बात पता चले गलतियाँ सब करते हैं, सब एक जैसे हैं, ठीक है, कोई सुपर ह्यूमन नहीं है। एक बात कहूँ ना तो आप जो ये करते हो ना क्या 7 मिनट्स में और 15 मिनट्स में, शायद मैंने पहले भी बोल चुका हूँ कि 7 मिनट्स या 15 मिनट्स में आपको 19 क्वेश्चन कंसिस्टेंटली अच्छे लिखने हैं। अच्छे मतलब एवरेज लिखने हैं, जैसे अभी हम देख रहे हैं एवरेज क्वेश्चन बिना डिमांड मैच किए हैं। ओके, तो आपका काम हो जाएगा। आप यूपीएससी प्रिपरेशन को स्पिरिचुअल या नॉन मटेरियलिस्टिक या फिर एक ऐसा मत मानो जो परफेक्ट ह्यूमन बीइंग होगा, जो इथिकल होगा, जो स्ट्रांग होगा, जिसकी विल पावर स्ट्रांग होगी वो होगी। ये सब फेक छोड़ दो आप बिल्कुल, कि ऐसे करने से या वैसे करने से पास होगा, बस इतना ध्यान दो। 7 मिनट्स में और 15 मिनट्स में आपको 19 क्वेश्चंस लिखने हैं ठीक ठाक, जो हमारे फ्रेमवर्क से हो जाएंगे। एवरेज क्वेश्चन भी देख रहे हो ना टॉपर्स के, इतने कुछ ओवरवेलमिंग है नहीं। ओके, सो ध्यान आपका इसी पे रहेगा। वैसे भी ये प्रीलिम्स के बाद रहेगा, अभी आपको टाइम इसमें नहीं, अभी बस रट लो फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर कैसे करते हैं पैराग्राफ वो ही सीखना है। ओके, सो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ये सेम क्वेश्चन बट ये अलग टॉपर का है। इनफॉर्मल सेक्टर देखो 90%, तो देख रहे हो ना, मतलब कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा है टॉपर, हर कोई टॉपर सेम चीज़ें ही लिख रहा है और उसी से वो सिलेक्शन ला रहा है। ओके, तो यहाँ पे भी वो और थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देंगे, ट्रायंगल बना के हम भी वो लिख देंगे क्योंकि कंडीशन पूछा गया है। तो हो गया। उसके बाद इंडियन एम्प्लॉयमेंट सिनारियो इज़ मोर टिल्टेड टुवर्ड इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है, ये देखो ये रिपीट हो गया, यहाँ पे 90% दे दिया है ना, फिर भी रिपीट कर दिया है यहाँ पे। ओके, और लोग कहते हैं, टीचर कहते हैं कि एक पॉइंट रिपीट नहीं होना चाहिए, सब यूनिक पॉइंट होने चाहिए। देखो यहाँ पे तो रिपीट हो गया, तो इतना कुछ नहीं है, मतलब ठीक है, होता है, इंसान है, रिपीटेशन हो जाता है, 7 मिनट में गड़बड़ी हो जाती है। फ्रेमवर्क से आपका बहुत देर, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप कैजुअल हो जाओ, आप 0 एरर के साथ ही चलना है आपको, ठीक। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम के दिन कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है आपका पूरा एक क्वेश्चन छूट गया, या ऐसा हो सकता है एक क्वेश्चन की आपकी डिमांड ही मैच नहीं हुई, तो तब क्या करोगे? तो जब आप 0 एरर से जाते हो ना, तो हर एक क्वेश्चन में आप ध्यान देते हो ये छोटी छोटी चीज़ें, तब एक इम्प्रेशन क्रिएट हो जाता है, और ये इम्प्रेशन एक गलती माफ़ कर देता है आपका। तो ये जो इंश्योरेंस क्रिएट करने का होता है ना, वो 0 एरर से ही होता है, ठीक है। सो इनफॉर्मल सेक्टर रिपीटेशन कर दिया पॉइंट, ऑल्सो द इनफॉर्मल सेक्टर ह्यूज पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल एंड चिल्ड्रन। ओके, थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन बता दिया क्या होता है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल, मतलब अपना जेंडर एंट्री का पॉइंट इन्होंने बता दिया। बस हमारा थोड़ा ज़्यादा एनालिटिक है, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बता दिया कि कंपोजिशन क्या होगा। ओके, इनफॉर्मल सेक्टर टेक्सटाइल, ब्रॉड मेकिंग, ओके, बीड़ी मेकिंग, वही थोड़े से एग्जांपल दे दें इनफॉर्मल में क्या क्या होता है। कैरेक्टर लॉन्ग वर्किंग आवर एंड लेस पे, ये क्या है? लॉन्ग वर्किंग आवर, लेस पे, कॉन्ट्रैक्ट लेस, नो हॉलीडे, ये क्या है? प्रीकैरिटी है। ओके, तो हमने जेंडर एंट्री का पॉइंट हमारा बता दिया, प्रीकैरिटी का टॉपर ने बता दिया, सो नो हॉलीडे ये वो। सोशल सिक्योरिटी नहीं होती, ठीक, सोशल मीडिएशन में डाल सकते थे दलित का करके, बट जस्ट सिंगल पॉइंट ही लग रहा है क्योंकि ये 2021 से पहले टॉपिक है। अभी 2021 के बाद की कॉपी भी देखेंगे, फिर तब देखना डिफरेंस कितना है। इन इंडिया लार्ज पॉपुलेशन इज एम्प्लॉयड ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन, और ये इनफॉर्मल सेक्टर क्यों है ये बता दिया। तो वही हमारा भी सही है कि कैपिटल लॉजिक है, वो हम सब बताए ना, माइग्रेशन का ये वो, ठीक है। इन्होंने बस इकोनॉमिक, बहुत सारे टॉपिक्स कॉपी में आप देखोगे बस सोशल या इकोनॉमिक का एंगल ही होता है। ये मे भी पहला पुराना कुछ फ्रेमवर्क होगा पेस्टल जैसा, जहाँ पे 2-3 डायमेंशन ही आ रहे हैं।
गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च सेवरल, ये वे फॉरवर्ड हो गया, तो ये अच्छा लिखा है। जनधन स्कीम, ओके, या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल ये वो रेगुलेट करना चाहिए एट्सेट्रा, ठीक। तो पूरे आंसर में हमने देखा ना कि पैराग्राफ भी बहुत बड़े बड़े हैं और ज़्यादा एनालिटिकल नहीं है। इन्फॉर्मल स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, जैसे बीडी मेकिंग या फिर कंस्ट्रक्शन और ये, और हमारे 2-3 ही पॉइंट है। एक तो जेंडर का दिख गया, प्रीकैरिटी का दिखा, और सोशल इसका दिखा, माइग्रेशन ये वो मिस है थोड़ा इसमें। अब सेम आंसर जब हम लिखते हैं, ओके, सेम 90% का दे दिया आईएलओ का डेटा, और कंडीशन क्या थी वो ट्रायंगल से हम बता देंगे, ठीक है। उसके बाद जेंडर एंट्री इन एम्प्लॉयमेंट, ओके, कंडीशन ही बतानी है ना, तो 1 बाय 1 बताते जाएंगे। जैसे जेंडर, वहाँ पे उन्होंने बस फीमेल पार्टिसिपेशन दिया था, यहाँ पे जेंडर बोल के हम सिल्विया वॉल भी ऐड कर देंगे, प्रीकैरिटी का स्टैंडिंग का कंसेप्ट यूज़ कर लेंगे, ओके। सो अच्छा बन रहा है, देखा रहे वेबर वीबर कोई यूज़ नहीं कर रहा है अभी तक मतलब जितने आंसर देखे हमने, वेबर हो गए या फिर वीना दास हो गए। वीना दास का बहुत अच्छा कंसेप्ट है, वो कर देना चाहिए, ठीक। तो ठीक है, बट एक क्वेश्चन यहाँ देखने जैसा है, मतलब एक पॉइंट यहाँ पे देखने जैसा है कि आप जब भी क्वेश्चन पढ़ो तब यहीं पे लिख लो आपका स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। जैसे ये जो क्वेश्चन है, इनफॉर्मल सेक्टर एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, ये न्यूट्रल स्टेटमेंट है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो जनरली इनफॉर्मल है तो हम नेगेटिव लिखेंगे। तो थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस, ये स्ट्रक्चर होना चाहिए। क्वेश्चन के ऊपर ही लिख लो, क्योंकि फिर भूलने का होता है कभी कभी, ठीक है। बाद में दिखाऊंगा कुछ क्वेश्चन में, ओके। तो सब ने अभी जो 2 टॉपर के आंसर देखे, सब ने थेसिस दिया है और वे फॉरवर्ड दे दिया है। एंटीथेसिस किसी ने नहीं दिया। एंटीथेसिस में हमें थोड़ा सा पॉजिटिव बोलना ज़रूरी है कि इनफॉर्मल सेक्टर भी पॉजिटिव काम करता है कुछ, और फिर सिंथेसिस देंगे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, 0 एरर पॉलिसी के लिए हमारे ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। जैसे देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इनफॉर्मल सेक्टर अच्छा होता है, ये पॉइंट आप लाओगे कैसे। हमने वीना दास का पॉइंट देखा ना, वीना दास के पॉइंट में क्या देखा था कि हमें लगता है कि केओस है, बट केओस नहीं होता, ये ऑर्गेनाइज या सस्टेनेबल लिविंग होता है। और इसमें हमने एग्जांपल दिया था मुंबई के डब्बे वाले या धारावी का। अब देखो ऐसे एग्जांपल कोई नहीं दे रहा ना अभी तक टॉपर्स कॉपी में, हम देंगे तो एकदम से इंप्रेशन पड़ जाएगा, ठीक है। वीना दास का दे देंगे एग्जाम्पल, काफ़ी अच्छा, और उसके बाद कंक्लूजन में थोड़ा सा वे फॉरवर्ड दे देंगे। वही वे फॉरवर्ड ई श्रम होगा या फिर कर्मयोगी मानधन योजना होगा, आयुष होगा, जो आपका मन करे, ओके। सो बन गया हमारा एक अच्छा सा आंसर, जिसमें बहुत सारे यूनिक पॉइंट भी हैं, ओके। और हमारा वे फॉरवर्ड भी काफ़ी अच्छा है, ठीक। अब थोड़ा आते हैं 2021 के क्वेश्चन में, मतलब 2021 के बाद के क्वेश्चन में एकदम से हमें डिफरेंस समझ में आएगा। जैसे देखो फर्स्ट डिफरेंस ही समझ में आया कि यहाँ पे पैराग्राफ छोटे छोटे बने, मतलब पॉइंट्स ज़्यादा बढ़ा है, ऊपर के इसमें नहीं, पता नहीं क्या हो गया है 2021 के बाद, बट जो क्वालिटी है वो बढ़ गई है और हर बार बढ़ रही है। क्यों? जो 2024 के टॉपर्स होंगे ना, उन्होंने कुछ यूनिक किया होगा, बट 2026 में वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। ऐसा होता ही है। जब आप 2026 में आप जो ये कर रहे हो ना फ्रेमवर्क के साथ, ये अभी यूनिक है, ये लोगों के पास नहीं है, बट ये भी नॉर्मलाइज हो जाएगा। 2026-27 तक तो रहेगा ही, क्योंकि अभी लोगों को इतना पता नहीं है ये वाली टेक्निक्स, तो उठा लो फ़ायदा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं विद इन द इनफॉर्मल वर्कफोर्स, ओके, there is persistent gender-based occupational segregation. In this context, analyze the feminization of informal labor. अगर यूपीएससी का क्वेश्चन होता तो मैं क्या बोलता कि फर्स्ट क्वेश्चन को भी अच्छे से बताओ, बट ये टेस्ट सीरीज़ का क्वेश्चन है तो ज़्यादा कुछ नहीं, वो लिखना लिखना बस इतना ही है कि हमें फेमिनाइजेशन ऑफ इनफॉर्मल लेबर ही हमें बताना है, जैसे ऊपर बताया था, ठीक। ऊपर का क्वेश्चन हमने देखा ना, बट यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से लिखा है, मतलब ठीक ठाक लिखा है। इनफॉर्मल लेबर रेफर्स टू, ओके, इनफॉर्मल लेबर का बता दिया, ओके। बेस्ड ऑन, देखो यहाँ पे फेमिनाइजेशन को ऐड नहीं किया, ठीक। जो हम कहते थे ना आइडेंटिटी कार्ड में दोनों होने चाहिए, वो मिस कर दिया है, ठीक है। तो ये आधा ही इंट्रो है, पूरा इंट्रो है नहीं। आगे देखते क्या किया है। इनफॉर्मल लेबर इंक्रीज फीमेल पार्टिसिपेशन, देख रहे हो
ऊपर भी हमने देखा फीमेल, इधर भी देख रहे हैं इंक्रीज फीमेल पार्टिसिपेट। पहला पॉइंट टॉपर का यही आ रहा है और इसलिए हम ECEESSMVA किया है, उसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा जेंडर एंट्री है। ठीक है, तो कोई मतलब डरने की बात नहीं है, हमारा फ्रेमवर्क बहुत अच्छा है। बस वही है 7 मिनट और 15 मिनट का ध्यान रखना है आपको और कुछ नहीं। ठीक है, दिस हैज़ ड्यू टू कैपिटलिस्ट, ठीक उसी में ऐड कर दिया। सेकंड पॉइंट उन्होंने यूज़ किया कैपिटलिस्ट, मतलब एक पैराग्राफ में 2 पॉइंट यूज़ किए, तो एनालिटिक थोड़ा कम है, सरफेस पे ही है, बट ठीक है 2 पॉइंट मतलब पॉइंट्स बढ़ा रहे हैं आप। इकोनॉमिक हो गया, वो हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फीमेल्स आर मोस्टली एम्प्लॉयड इन पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल। देख रहे हो ये पॉइंट क्या है, प्रीकैरिटी का है। ओके, हमारा सेकंड पॉइंट ये था प्रीकैरिटी का, इन्होंने भी फर्स्ट पेज पे ही सेकंड ले लिया प्रीकैरिटी। इन्होंने यूज़ किया करुणा अहमद, हम यूज़ करेंगे कौन था हमारा, गाय स्टैंडिंग। ओके, क्योंकि प्रीकैरिटी था और गाय स्टैंडिंग ने ही कंसेप्ट दिया था, तो वो यूज़ कर लिया। अब देखो अलग अलग आते रहेंगे, बट आप कितना ही डालोगे ना, मतलब कितने ही पॉइंट लोगे। अगर आपको लग रहा है 1 पेजर, फिर भी मैं बोल रहा हूँ लग रहा है कि एक्सट्रैक्ट करना है इन्फॉर्मेशन, तो बना लो 1 पेजर। ओके, बट अपना बेस है उसको पकड़ के रखो, जो फ्रेमवर्क है वो। लो स्टेटस जॉब, ठीक है। आगे का पॉइंट देखते हैं। Females are segregated into certain type of stereotypical feminine job. Stereotypical feminine job इतना लिखने से अच्छा है पिंग हेटो लिख दो, जगह भी कम लेगा और अच्छा भी लगेगा। या पिंक कॉलर जॉब, देयर इनफॉर्मल स्टेटस ब्रिंग हार्डशिप, ठीक है। इनवर्ड्स ऑफ मैग्रेट, ओके। यहाँ पे इन्होंने और एक थिंकर यूज कर लिया, मैग्रेट। बेंचस्टोन लग रहा है तो ले लो। क्या, रिवर्स आर्मी, मतलब हम मार्क्स भी तो यूज़ कर सकते हैं, बस मार्क्स की जो रिवर्स आर्मी है वो जेंडर रिवर्स आर्मी बोल के हम लिखेंगे। ठीक है, इन्होंने यूज़ किया मार्गरेट बेंचस्टोन को। होगा उनके पास इसमें मतलब जो 1 पेजर होगा उनका, उसमें लिखा हुआ होगा, बट वही है, कोई दिक्कत नहीं, सेम ही है। ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे हो ना, ये भी आपका सोशल मतलब इकोनॉमिक पॉइंट था यहाँ पे, कैपिटल वाला, और ये भी इकोनॉमिक है, तो वही पॉइंट रिपीट हो रहे हैं। ऐसे नहीं है कि एक ही पॉइंट टॉपर भी करते हैं वही पॉइंट रिपीट, बट हमें नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास है यूनिक पॉइंट। ठीक है, और फिर एक एग्जांपल ले लिया एक्स्ट्रा, मतलब एक पैराग्राफ में, ओके, और फिर एंड कर दिया। एंड कैसे किया, वुमेंस वल्नरेबिलिटी और लैक ऑफ ट्रेड यूनियन, ठीक, वे फॉरवर्ड बता रहे हैं, नहीं थोड़ा इश्यूज टाइप है, लैक बता रहे हैं ना, लैक ठीक। वे फॉरवर्ड मिस है यहाँ पे, वे फॉरवर्ड हमें देना है, इशू पे नहीं छोड़ना है कभी। ठीक है, इन्होंने इशू पे छोड़ा है। ठीक, और एग्जांपल भी हम हर एक पॉइंट में दे ही रहे हैं, तो ऐसे एक्स्ट्रा बनाने की जाए। अब देख लेते हैं हमने क्या लिखा था, तो हम वही 90% पहले लिख दिए, थोड़ा सा फेमिनाइजेशन से जोड़ दिए। फर्स्ट पॉइंट ही जेंडर एंट्री आ गया हमारा, सेकेंड प्रीकैरिटी, अच्छा सा वो भी आ गया। जो हम कह रहे थे ना कि जो क्वेश्चन है वहाँ पे आपको ब्रेथ लेने को हमने जगह दी है, ऐसा नहीं है, इसलिए मतलब ज़्यादा समझाने का ट्राई किया है आपको हर एक क्वेश्चन में। ये पूरा का पूरा एकदम एग्ज़ाम रेडी आंसर नहीं है आपका, ठीक। और मॉडल आंसर ऐसे ही होने चाहिए ना, थोड़े से एकदम क्रिस्प करके दिया तो आप समझोगे कैसे कि क्या डालना है वहाँ पे। सो सेकेंड पॉइंट प्रीकैरिटी का, जो हम क्या है अभी, क्या शैलो लिखा है हमने, कैसे लिखा, फेमिनाइज इनफॉर्मल वर्क इज कैरेक्टराइज बाय, यहाँ पे ट्रायंगल बना लो। गाय स्टैंडर्ड कंसेप्ट ऑफ प्रीकैरिटी कैप्चर्स हाउ वुमन from the most insecure segment of informal labor due to flexible disposable employment arrangement। ठीक है, फेमिनाइजेशन कैसे होता है 1 पॉइंट में बताते जाएंगे। ओके, सो वीना दास का पॉइंट, जो वीना दास का पॉइंट बहुत कम लोग, जो हमने अभी तक तो नहीं देखा किसी को यूज़ करें, बट ज़रूरी है कि इनविजिबिलिटी है इसलिए इन्फॉर्मेलिटी बढ़ती है। ये वो वे फॉरवर्ड में वही ई श्रम यूज़ करेंगे, या फिर वुमेन सेंट्रिक कोई स्कीम होगी तो याद आ रही है तो वो डाल देंगे। ठीक, SHG कोऑपरेटिव लिंक SHG, वो भी अच्छी स्कीम है। ओके, तो कुल है, कोई ओवरवेलमिंग लिखा हुआ है नहीं, जो हमारे पॉइंट से वही है, उल्टा हमारे पास थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट ही है और अच्छे पॉइंट है। सोशोलॉजी भी ठीक ठाक है, बट अभी हम देखेंगे 2021 के बाद थोड़े से थिंकर ज़्यादा आना शुरू करेंगे टॉपर्स के आंसर्स में। देखो कुछ
जो टीचर्स है वो कहते हैं 5-6 टॉपर्स होने, 5-6 थिंकर होने चाहिए 10 मार्कर में। कुछ टीचर्स कहते हैं 1-2 थिंकर होने चाहिए। हम किसका माने? हम मानेंगे हमारे दिमाग का। हम ब्रेन ओपन रखो, माइंड ओपन रखो, और बस इतना देखो कि थिंकर को पुट ना करो, एनालिटिक लगना चाहिए आपको आंसर, फिर आप कुछ भी करो, ठीक। और एनालिटिक भी डिमांड को मैच करने के लिए आपको एनालिटिक करना है, ओके। ये कंडीशन हो गई आपकी सेटिस्फाई, बाकी कोई टेंशन नहीं है कि कितना थिंकर डालना है, क्या डालना है, ठीक। और हम पैराग्राफ वैसे ही बना रहे हैं कि एनालिटिकली हम करते जाए। सो नेक्स्ट, डिस्कस सेल्फ हेल्प ग्रुप एज एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अ सोशोलॉजिकल परस्पेक्टिव। मतलब इनफॉर्मल, एसएचजी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमें सोशोलॉजिकल परस्पेक्टिव में बताना है। एसएचजी एक अच्छी चीज़ है ना, तो हमें इसको पॉजिटिव लिखना है, ठीक है। पॉजिटिव कैसे लिखेंगे? हमारा जो फ्रेमवर्क है क्या है? ECEESMB। ये सब इश्यूज हो गए, इशू बेस्ड फ्रेमवर्क है ना, ये सब इशू हो गए इनफॉर्मल सेक्टर का। एसएचजी एक एक इशू को कैसे सॉल्व करता है वो बताते जाएंगे, तो हमारा काम हो जाएगा, ओके। बट इसमें भी हम यूज़ करेंगे थेसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस। हमें एक लास्ट में पैराग्राफ दिखाना पड़ेगा, एंटीथेसिस सब हरा भरा नहीं है। एसएचजी में भी कुछ इश्यूज है, ठीक है, ये बताना लास्ट में ज़रूरी है, तभी हमारा कंप्लीट होगा, ओके। तो अभी तक इतना हम सीखें कि क्या क्या करना है, कैसे करना है। अब देखते हैं टॉपर क्या किया। सो एसएचजी की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दी। इनोवेशन बिजनेस एंटरप्राइजेस कुडुमश्री, ठीक। पहले हम देखें ना, कहीं पे भी ऐसा नहीं था कि मतलब पहले के आंसर्स में ये एग्जांपल देके ऐसा कर दिया। बट जो टीचर कहते हैं ना कि एग्जांपल से सब्सटेंशिएट ये वो करो, वो अब शुरू हो गया, ओके, न्यू कॉपीज़ में। सो ठीक है, एसएचजी को बता दिया इनफॉर्मल कैसे हैं, और फिर कुडुमश्री का एक एग्जांपल दिया फॉर सोशोलॉजी। ये देखो यहाँ पे क्या पूछा है? सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, तो इन्होंने लिखा फॉर सोशोलॉजी दे फॉर्म, ओके, कनेक्ट कर दिया। इसलिए ये ना कुछ इनफॉर्मल लिख दिया, ऐसा नहीं होता है, ऐसा करना ही चाहिए। अगर क्वेश्चन में पूछा डू यू थिंक, ओके, तो आप मेन बॉडी या इंट्रो में लिख सकते हो कि यस आई थिंक, और फिर शुरू कर दो। इसे कहते हैं क्वेश्चन से मैच करना, जो करना होना चाहिए, ओके। आपके असाइनमेंट में कुछ लोगों को दिया था मैं ये वाला, ये कि ऐसा करो, अच्छी बात है, ठीक। सो फॉर सोशोलॉजी दे फॉर्म, एसएचजी के बारे में पूछा है ना। जेंडर, देखो मैं कह रहा हूँ ना, आपका फ्रेमवर्क बहुत अच्छा है। हमारी शुरुआत एंट्री जेंडर एंट्री से होती है, हर कोई वही है, तो ये इसने भी वही किया कि जेंडर एंट्री, जेंडर इक्वालिटी मिलती है। हम भी यही कहेंगे, जो जेंडर एंट्री है उसको एसएचजी कैसे हेल्प करता है जेंडर इक्वालिटी में, सेम, ओके। सो दे ऑल्सो सिग्निफाई स्टेट्स, ओके, डबल इंजन ग्रोथ डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो ये पॉइंट कहाँ पे आएगा डबल इंजन ग्रोथ का? एक तो आएगा विनारास में। कैसे? हमने लिखा है ये पहले भी कि लाइव, विनारास का पॉइंट क्या था? लिव्स एट मार्जिनल, दो मार्जिन्स ऑफ स्टेट, ये कंसेप्ट यूज़ की ना हमने विनारास की। तो लोग होते हैं वो मार्जिन ऑफ स्टेट पे होते हैं, बट एसएचजी जो होता है वो उन्हें इंक्लूजन का ये देता है, और इन्होंने यूज़ किया भास्कर मुखर्जी। देख रहे हो, हर एक के थिंकर कुछ कुछ अलग है, ऐसा नहीं है। हम यहाँ पे कौन यूज़ कर दिए? विनारास, ये यूज़ कर दिए भास्कर मुखर्जी। इसलिए जो लोग कहते हैं ना, या टीचर, सबका नॉलेज लगभग सेम होता है, बट देख रहे हो सब पॉइंट वही है। हम भी यही पॉइंट यूज़ करेंगे, इसने भी यही किया है, पिछले शीट में भी यही किया है, बट उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं ना, वही थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है सबका, ओके। और प्रेजेंटेशन हम अच्छे से सीख रहे हैं कि इंट्रो कैसे लिखो, वे फॉरवर्ड, कंक्लूड कैसे करो, बॉडी कैसे लिखो, एक एक पैराग्राफ एनालिटिक कैसे करो, ठीक। तो अपना प्रेजेंटेशन बेहतर होता जा रहा है, ठीक है। तो आगे ये क्या कहते हैं, ठीक। फर्दर डिफॉल्ट एट पेमेंट कंपाइलेशन, मतलब क्रेडिट, ये यहाँ पे इकोनॉमिक लॉजिक का बात कर रहे हैं, ठीक। हमारे भी पॉइंट है, इन्होंने भी पॉइंट है, इकोनॉमिक लॉजिक वही। एसएचजी है ऑल्सो बीन नोन फॉर स्ट्रेंथन डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस, ठीक। यहाँ पे डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस में हम यूज़ कर सकते हैं हमारा वेबर का पॉइंट। वेबर में इनविजिबल होता है ना, तो एसएचजी विजिबिलिटी देती है, ठीक, क्योंकि कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर से कहो या कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन से, या वही बार्गेनिंग पावर, वही सब। तो वो पॉइंट वहाँ पे हम मोड़ सकते हैं, इन्होंने डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस में मोड़ा, ठीक।
सो उसके बाद का पॉइंट एस एच जी है ऑल्सो नोन टू स्टूडेंट डिसेंट्रल, ठीक, पार्टिसिपेशन ही वो मिलता है, ओके। और इनका थोड़ा सा कंक्लूजन बहुत छोटा हो गया कि एस एच जी रिप्रेजेंट्स अ न्यू अरेना ऑफ सिविल सोसाइटी, ओके। थोड़ा सा मतलब एक स्टेटमेंट जैसा है बट बहुत छोटा हो गया, इतना छोटा कंक्लूजन नहीं देना, थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। तो देखते हैं हमने क्या किया। ओके, एस एच जी का वही पहले बता दिया, जो टॉपर भी करे वही हमने किया, ओके। एक एक ले रहे हैं कि एस एच जी जेनरेट कैसे किया, प्रीकैरिटी कैसे हटाएं, ओके, विजिबिलिटी कैसे बढ़ाएं वेबरेन स्ट्रक्चर में, 1 by 1 पॉइंट दो, आगे बढ़ो, वही हो रहा है, ओके। जैसे मैंने कहा था कि कभी कभी मिस हो जाता है, देखो यहाँ पे हमारा भी एंटीथेसिस मिस हो गया, क्योंकि इसलिए क्वेश्चन के ऊपर ही ये लिखा करो, थेसिस एंटीथेसिस सिंथेसिस लिखना है, और ये फ्रेमवर्क लिखोगे ECEE, एक एक पॉइंट चेक करते जाओ आगे बढ़ो, चेक करते जाओ आगे बढ़ो, पूरे पेपर में 3 बार आपको यही करना है। इससे ही आपको कंसिस्टेंसी आएगी। कंसिस्टेंसी मतलब क्या? कंसिस्टेंसी मतलब ये नहीं कि आपका दिमाग एकदम चलता ही रहे, 3 घंटा कैसे चलेगा दिमाग। कंसिस्टेंसी मतलब आप एकदम मैकेनाइज हो जाओ, आपकी जो प्रोसेस है लिखने की वो मैकेनाइज हो जाओ। क्वेश्चन आ गया, आपने लिख दिया फ्रेमवर्क वहाँ पे, इसी को जो भी होगा क्वेश्चन का 1 by 1 टिक किया, लिखने लग गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे गए, सेम फ्रेमवर्क लिख दिया, ऐसे पूरे 3 आवर करोगे, बहुत मज़ा आएगा, ओके। कंक्लूजन में वे फॉरवर्ड देखो, दे रिप्रेजेंट एडेप्टिव रिस्पॉन्स टू प्रीकैरिटी रेदर देन सब्स्टिट्यूट्स फॉर फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट एंड वेलफेयर स्कीम फ्रॉम अ सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। मैंने जैसे कहा ना, ये क्वेश्चन जो है वो आपको समझाने के लिए, ये ऐसे नहीं लिखना है फॉर सोशल, ये आपके लिए, ओके। ट्रांसफॉर्मर पोटेंशियल एम्बेडेड बॉर्डर स्ट्रक्चर, यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हो कुडुम शरीफ का, यहाँ आपको जो एस पता हो, ओके। तो कुल अच्छा हो गया हमारा आंसर। पॉइंट हमारे देखो बहुत सारे पॉइंट है यहाँ पे, 3-4 पॉइंट ही हैं, सोशियोलॉजी के टर्म, ये वो कंक्लूजन सब ठीक है हमारा, कोई गड़बड़ी की बात नहीं है। सो ये लास्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड लेबर, ओके। ये शायद अनिमेश प्रधान की कॉपी है, ये प्योरली इसमें लिखते हैं, किसमें, पॉइंट वाइज लिखते हैं 1 by 1, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। बट इनका देखने जैसा, ये देखो ये पॉइंट, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, राइट्स पूछे कि चिल्ड्रन जो चाइल्ड लेबर होते हैं उसकी वजह से राइट्स कैसे डिप्राइव होते हैं चिल्ड्रन के, और ये जो है उसका रीइंफोर्स होते हैं इंटरजनरेशनल, ठीक है, पावर्टी में। तो इन्होंने जो राइट का फर्स्ट क्वेश्चन लिखा, इट लीड्स टू लैक ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन मतलब चाइल्ड लेबर की वजह से एजुकेशनल एंड हेल्थ लीडिंग टू फर्दर पावर्टी। ये कितना शैलो पॉइंट है, ठीक। बट ऐसा होगा, आपका भी होगा, क्योंकि 7 मिनट में या 15 मिनट में कभी कभी होता है कि कोई कोई पॉइंट आप शैलो लिख जाते हो, इसके वजह से आपका कॉन्फिडेंस लो नहीं होना चाहिए। बहुत बार क्या हो जाता है, 3 घंटे में आपका ये साइन वेव ही शुरू होता है, कोई पॉइंट आपने लिख दिया, नीचे के पॉइंट लिखना शुरू कर दिया, ठीक है, ये पॉइंट लिखा, नीचे का पॉइंट शुरू कर दिया, फिर आपको लगता है अरे यार ऊपर का इतना अच्छा नहीं हुआ पॉइंट, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, टॉपर्स का भी देखो होता है, सबका होता है, ठीक। तो इसमें ये नहीं करना है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है। तो चाइल्ड लेबर का थोड़ा सा बता दिया, और फिर एक 1 by 1 राइट्स के पॉइंट बता रहे हैं कि डिप्राइव चाइल्ड लेबर के वजह से राइट्स कैसे डिप्राइव होते हैं। पहला बता दिया एजुकेशन का, ये देखो गर्ल चाइल्ड, हमारा जो गर्ल एंट्री था, जेंडर एंट्री पॉइंट, वो फिर फर्स्ट पेज पे ही इनका भी आ गया, हमारा भी फर्स्ट पॉइंट ही है। एज पर ILO चिल्ड्रन परमानेंटली लीड लाइफ ऑफ एडल्ट वर्क अलोन, ठीक है। प्रीकैरिटी का पॉइंट है कि लो वेज होता है या लॉन्गर आवर ये वो होता है, वल्नरेबल नेचर, ये सोशल मीडिएशन का पॉइंट हो गया। ओके, तो इतने कुछ खास थे नहीं, ये देखो यहाँ पे भी कितना छोटा सा पॉइंट लिख दिया। ओवरऑल रिजल्ट एज पर उत्साह पटनायक, ये शैलो बस पुट मतलब थिंकर को बस डाल दिया ऐसा लग रहा है, कुछ एनालिसिस है नहीं, कि उत्साह पटनायक ने कहा दिया कि इकोनॉमी ऑफ चाइल्ड लेबर, दैट्स इट। ओवरऑल रिजल्ट एज पर उत्साह पटनायक इन इकोनॉमी ऑफ चाइल्ड लेबर, ज़्यादा कुछ है नहीं। और फिर जो सेकंड पार्ट था इंटरजेनरेशनल पॉवर्टी, वहाँ पे डायग्राम बना दिया, इससे ज़्यादा नहीं किया। ओके दैट्स इट। फिर ये थोड़ा सा आर्टिकल 24 ये होता, वो उन्हें पहले लिख देना चाहिए था, ये लास्ट में इतना ये नहीं रहेगा,
ओके, या चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट ये बॉडी में डालते हैं, ये सब अच्छा रहता। और फिर थोड़ा सा ये बता दिया, इश्यूज़ बताया, मल्टी प्रोन अटैक ऑन पॉवर्टी, मतलब क्या क्या इश्यूज़ होते हैं वही बता दिया। यहाँ पे भी वे फॉरवर्ड मिस है, ठीक। तो ओवरऑल अगर ने आंसर देखा तो ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ओवरवेलिंग है कोई भी आंसर। अगर यही आंसर हम लिखें खुद से तो ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। देखते हैं हम कैसे लिखे। चाइल्ड लेबर का लिख दिया, स्टार्टिंग को चाइल्ड लेबर का थोड़ा बता दिया। आर्टिकल 24 एंड 1 करोड़ चाइल्ड लेबर है। देखो डेटा किसी में नहीं था ऐसा डेटा जो गवर्नेंस और सोशोलॉजी को ऐड करें, और उसके बाद हमने लिंक कर दिया जो कंटेक्स्ट है। इट इज़ नॉट जस्ट वायलेशन ऑफ चाइल्ड्स राइट बट स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म। हमने कहा ना चाइल्ड लेबर में हमेशा आपका यही आएगा स्टार्टिंग को, और उसके बाद जो कंटेक्स्ट होगा उसको उसके आगे लिख दो, ओके। फिर हम इंटीग्रेटेड अप्रोच यूज किए, दोनों एक साथ लिखेंगे। चाइल्ड लेबर डिप्राइव्स चिल्ड्रन ऑफ देयर राइट्स एंड री इन्फोर्सेस इंटरजेशनल पॉवर्टी। ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब क्वेश्चन देखा तभी समझ में आ गया मुझे कि जो इंटरजेनरेशनल पॉवर्टी जनरेट होती है उसमें ज़्यादा नहीं लिख पाएंगे, इसलिए यहाँ पे जो इशू हुआ ना कि बस एक डायग्राम और ख़त्म हो गया वैसा ही हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो हेडिंग ही क्यों बनाई हमने? इसलिए क्या करेंगे हम हर एक पॉइंट में पॉवर्टी कैसे डिप्राइव होती है वो बता, मतलब चिल्ड्रन कैसे राइट्स डिप्राइव होते हैं वो बताते जाएंगे, और जहाँ पे भी हमें लगे वहाँ पे लिख देंगे इंटरजेशनल पॉवर्टी कैसे कनेक्ट कर दे, ठीक। ये ज़्यादा अच्छा अप्रोच है। जैसे देखो फर्स्ट पॉइंट, गर्ल चिल्ड्रन आर डिसप्रोपोर्शनली एंगेज्ड इन डोमेस्टिक वर्क। यहाँ पे आपका ट्रायंगल बन जाएगा, ओके। वो रहेगा वरना दिस जेंडर अलोकेशन डिप्राइव्स देम फ्रॉम राइट टू लेजर। ये था राइट टू लेजर है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, आर्टिकल 24 है शायद, ठीक है। क्रिएटेड जनरेशनल जेंडर पॉवर्टी ड्यू टू कल्चरल हैबिटस। लिखते लिखते याद आ गया कल्चर, वो पीरे बॉडी का कल्चर हैबिट है, इसलिए मैंने लिख दिया। ऐसा नहीं आपको ज़रूरी है, मतलब आप भी लिखोगे ये पॉइंट मुझे पता है, बट अभी नहीं, जब ज़्यादा रिवीजन हो जाएगी तब। अभी प्लेन फ्रेमवर्क की जो देखो जनरेशनल जेंडर लिख दिया हमने, जो बोला था आ गया। इसलिए देखो ये लेजर का पॉइंट ना मुझे ध्यान में कैसे आया, मतलब एक जर्नल बता रहा हूँ, एक सीसेट का पेपर है 2022 या 23 का होगा, वहाँ पे पैराग्राफ आया था लेजर पे कि लेजर कितना यूज़फुल होता है, और आजकल लेजर डिप्राइव हो रहा है लोगों से, इसलिए उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही। तो वो पैराग्राफ ना दिमाग में बैठ गया था, इसलिए जब लिख रहा था तब एकदम से आ गया राइट टू लेजर। ये काम के वजह से राइट टू लेजर नहीं मिलता, इसलिए आ गया, ओके। तो वही है, मतलब जब भी आप पढ़ रहे हो ना यूपीएससी, दिमाग लगा के पढ़ो। ऐसा नहीं कि आप ऑप्शनल अच्छे से पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी है वो थोड़ा रट के नहीं, पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से करना है आपको, क्योंकि कहीं कुछ भी कहीं पे भी यूज़ हो सकता है, ओके। तो आपको राइट टू लेजर नहीं पता हो या आपको ध्यान में नहीं आया तो आर्टिकल 21 लिख सकते हो, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। लिबर्टी तो है, ग्रो होने की कंडीशन क्या है, लिबर्टी, ठीक। तो स्टार्टिंग को ही आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट राइट है वो डिप्राइव होते हैं बता दिया गर्ल चिल्ड्रन का। सेकंड, गाइड स्टैंडर्ड्स प्रिकैरिटी ऑफ इनफॉर्मल लेबर, मार्क फोर्स मार्क नहीं आएगा, फोर्स्ड हाउस होल्ड टू डिपेंड ऑन चिल्ड्रंस इनकम, ठीक है। प्रिकैरिटी अडल्ट में होती है, इसलिए चिल्ड्रन इनकम्स की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद हमने ग्राउंडेड करने के लिए एग्जांपल दे दिया। प्रिकैरिटी ऑफ फार्मर्स कॉन्सेंट्रेटेड 56% चाइल्ड लेबर इन एग्रीकल्चर, ओके। डिप्राइव रूरल चिल्ड्रन फ्रॉम राइट टू एजुकेशन ड्यू टू टाइम पॉवर्टी, दिस लॉक्ड वोल फैमिली इनटू लो इनकम ट्रैजेक्टरी। हमने फिर से ये कर दिया, इंटरजनरेशनल जो पॉवर्टी है उसको हमने मेंशन कर दिया, और हमारा पॉइंट भी अच्छा बन गया, प्रिकैरिटी डेटा वेटा सब है, ओके। नेक्स्ट हमारा था देखो ECEES, हम इसी से जा रहे हैं, कुछ चेंज नहीं कर रहे, ओके। प्रिकैरिटी हो गया, अब एक्सक्लूजन बताएंगे। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट 2016, जो कंक्लूजन में लिखा था ना, बॉडी में ज़्यादा अच्छा है लिखना, ओके। रिमेन्स वीक इन इनफॉर्मल एंड फैमिली लेबर, ओके। चिल्ड्रंस रिमेन लीगली इनविजिबल, डिनाइड राइट एक्सेस टू वेलफेयर। ये पॉइंट बहुत कम लोग लिख रहे हैं, मतलब वेबर का पॉइंट इस चैप्टर में वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ, ये आपको एडवांटेज देने वाला है, ठीक है। सो ये हो गया, बट यहाँ पे देखो हमने इंटरजनरेशनल यूज़ नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे नहीं आया दिमाग में क्या यूज़ करना है, तो ओके कोई बात नहीं, एक दो पॉइंट आपके छोटे चलेंगे, जैसे हमने अभी देखा था अनिमेश प्रधान सर की कॉपी में, ठीक है। 4 पॉइंट,
इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव मार्क्स का पॉइंट लिख दिया कि चाइल्ड लेबर चीप ये वो होता है सब. दिस डिस्करेज स्किल फॉर्मेशन रिप्रोड्यूसिंग पॉवर्टी एट अर्ली एज. यहाँ पे हमने ऐड कर दिया इंटरजेनरेशनल. ठीक है. नेक्स्ट विनारास का पॉइंट कि मार्जिन पे रहते हैं, उसके वजह से पुअर हेल्थ हो गई या ये. और एक पॉइंट बताने जैसा, जो हमें निमेश प्रधान की कॉपी देखी ना, वहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन के वर्ड यूज़ नहीं किए थे, जस्ट बता रहे थे कि एजुकेशन नहीं मिलेगा, हेल्थ नहीं मिलेगा, ये वो. बट यहाँ पे देखो हमने राइट बोला है ना, तो हम हर जगह राइट यूज़ करें और ये करना है, दिखाना है कि कौन से राइट्स आप मतलब स्टिक हो रहे हो, ये दिखाना है. राइट राइट. ठीक है. ऊपर हमने लिखा राइट टू वेलफेयर स्कीम, ये राइटली एक्सेस. ठीक. क्वेश्चंस के वर्ड यूज़ करते जाना है, इसमें कोई ये नहीं, डाउट नहीं है, करना ही आपको. ओके, मिस नहीं करना है. विनारास का पॉइंट कि माइग्रेंट फैमिली में जो होते हैं चाइल्ड लेबर, उनका बता दिया. ठीक, कि कैसे क्या होता है, रिहेबिलिटेशन ये वो, इनकन्सिस्टेंट रहता है, ये सब बता दिया. यहाँ पे एंटीथेसिस का काम नहीं, तो वो नहीं लिखे. दस यहाँ पे हमें ये बताना है, वे फॉरवर्ड बताना है. ठीक है. बट वे फॉरवर्ड जो हम पहले भी सीखे चाइल्ड लेबर में, वैसे ही लिखेंगे. 10 चाइल्ड लेबर डिप्राइव चिल्ड्रंस फ्रॉम राइट एट प्रेजेंट एंड इन फ्यूचर. ओके, इंटरजनरेशनल पूछा था ना, इसलिए राइट अभी का, प्रेजेंट का और इंटरजनरेशनल दोनों लिख दिया. इंडिया इज सिग्नेटरी टू ILO's कन्वेंशन. ये मैं जो आपको बार बार बता रहा हूँ, ILO कन्वेंशन कहीं ना कहीं मेंशन करना ही है. 138, 182 ज़्यादा टफ नहीं है, आपके वैलिडेशन में दिया हुआ है. ठीक है, करना ही है ये चाइल्ड लेबर में, क्योंकि मैंने चाइल्ड लेबर के करते हुए बताया था ना, चाइल्ड लेबर का आंसर एक जैसा ही रहता है, तो ये सब करना ही है आपको. टू फुलफिल दिस कमिटमेंट अलॉन्ग विद, अब वे फॉरवर्ड शुरू. ठीक है. अलॉन्ग विद प्रोहिबिशन वी नीड टू इम्प्रूव अडल्ट लाइवलीहुड, स्ट्रेंडिंग राइट टू एजुकेशन एक्ट, पोर्टेबल वेलफेयर स्कीम, सो दैट पॉवर्टी इज नॉट प्रोड्यूस इंटरजेनरेशन. अच्छे से हो गया हमारा, कोई गड़बड़ नहीं, मतलब कोई टफ नहीं लगा होगा. पूरा फ्रेमवर्क यूज़ किया, बीच बीच में कंटेक्स्ट डाल के गए और हमारा आंसर पता अच्छे से हो गया. ठीक है. सो इन शॉर्ट, आज के लेक्चर से हम क्या सीखे. फर्स्ट, परफेक्ट आंसर नहीं होता है, परफेक्ट आंसर की ज़रूरत नहीं होती है. आप 19 क्वेश्चन एवरेज लिख दो, देखो सब क्वेश्चन आप एवरेज है, हम एक स्टेप आगे ही जा रहे हैं. आप कॉन्फिडेंस रखो कि आप सही जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं. सेकंड, मिस्टेक्स होंगे. ओके, आपको प्रैक्टिस इसलिए करनी है ज़ीरो एरर की. अच्छे से अच्छा टॉपर भी मिस्टेक्स करता है, आपकी भी मिस्टेक्स होंगी, मिस्टेक से डरना नहीं है. पेपर में थोड़ा भी डाउन नहीं होना है. जो आप मैकेनिकली करते जा रहे हो वो बस करते जाओ, अच्छा बुरा कुछ नहीं सोचना है पेपर लिखते हुए आपने क्या किया. ठीक है. मिशन मोड जैसा ही परफेक्टली मतलब चलना है आपको, जैसे कोई मिशन शुरू है आपका मेंस का 10 डेज का. ठीक है. थर्ड, स्ट्रक्चर पे ध्यान दो. आपका थेसिस कब आ रहा है, एंटीथेसिस कब आ रहा है, सिंथेसिस कब आ रहा है, इंट्रोडक्शन में आइडेंटिटी कार्ड कैसे जा रहा है, वे फॉरवर्ड में आपका कंक्लूजन कैसे जा रहा है. अभी बस ये स्ट्रक्चर पे ध्यान दो और इसको एकदम इंटरनलाइज कर लो. ओके, इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि फिर आपको बस कंटेक्स्ट या फिर फ्रेमवर्क डाल के जाना है. बट ये स्ट्रक्चर देखे ना ऊपर, बहुत टॉपर्स भी स्ट्रक्चर मिसमैच कर दिया है. स्ट्रक्चर हो गया तो आपका बहुत बड़ा काम होने वाला है. ठीक है. तो कूल है आज का अच्छा लेक्चर. समझ गए आप कि मिस्टेक सब करते हैं, इम्प्रूवमेंट सब कर सकते हैं, परफेक्ट होना नहीं है. एवरेज 9-10 क्वेश्चंस अच्छे से लिख के जाना है, आपका हो जाएगा. ओके. ये कॉपी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, आपको अगर लग रहा है तो कुछ पॉइंट्स है वो एक्सट्रैक्ट कर लो, या फिर खुद से स्क्रूटनाइज करनी है तो एक बार ब्रेनस्टॉर्मिंग करके फिर आप टॉपर्स कॉपी देख लो, उससे भी हो जाएगा. तो कूल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में. आज के लिए थैंक यू.